नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान भव। आज के हेल्थ स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विशेषज्ञ से जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये न सिर्फ एक अनुभवी डॉक्टर है बल्कि नाड़ी परीक्षा विशेषज्ञ, योगिक लाइफस्टाइल कोच और कथक योग के जानकार भी हैं। इन्होंने कई बड़ी दिग्गज हस्तियों का इलाज किया है और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर हेल्थ केयर को एक नया आयाम दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर गोविंद कुमार का, जो हमें बताएंगे कि नेचुरोपैथी और योग के जरिए बिना दवाओं के भी हम कैसे खुद को स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सीधा नमस्कार रवि सर। जी हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। जी चलिए सीधा सवालों से शुरू करते हैं। नेचुरोपैथी को लेकर लोगों में कई तरह की धारणा है। आपकी नज़र में नेचुरोपैथी क्या है और ये आधुनिक चिकित्सा के को से कैसे अलग है? क्या इसे एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए? आपका क्वेश्चंस बहुत ही रिलेवेंट है। जी, आप ये बात देखिए कि आप एक बात कर रहे हो आधुनिक चिकित्सा। इसका मतलब खुद ही कह रहे हो कि ऐसी चिकित्सा जो अभी आधुनिक हुई है, यानी अभी अभी आई है। तो प्राकृतिक चिकित्सा पुरातत्व समय से चली आ रही है। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत पंच महाभूतों पे होता है। जैसे हमारी बॉडी बनी है, उसमें इम्बैलेंस होगा तो आपको रोग होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आधुनिक चिकित्सा के बजाय आप साइंटिफिक चिकित्सा कह सकते हो, यानी वैधानिक वैज्ञानिक चिकित्सा। तो आप अगर वैज्ञानिक चिकित्सा और नेचुरोपैथिक चिकित्सा का कंपैरिजन करेंगे तो ही आपको उत्तर बहुत सही मिलेगा। देखो, लोगों के पास ये कि भाई अगर हम किसी एलोपैथी दवाई पे जाते हैं तो उसके रिसर्च किए हुए उसकी रिजल्ट है, उससे हमारी बीमारी ठीक होती है या कंट्रोल होती है। तो वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा का कोई सैद्धांतिक स्वरूप है या नहीं, कोई वैज्ञानिक कोई पहल है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यस, इसका भी सैद्धांतिक और वैज्ञानिक पहल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि समझो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए और आपको भी कोई बीमारी नहीं है। आपने कहा कि चूंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, आप मुझे ये कंफर्म करके दीजिए कि मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तो वो क्या कह सकते, क्या वो ऐसी कोई दवाई दे सकते जिसको आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा? नहीं दे सकते। लेकिन वो आपको क्या सलाह देंगे कि आप अच्छा पानी पीजिए, फल फ्रूट और फाइबर ज्यादा खाइए, एक्सरसाइज अच्छी कीजिए, तनाव से दूर रहिए, भरपूर नींद लीजिए। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। यानी कि हम तो प्राकृतिक चिकित्सा में बिलीव नहीं करते, लेकिन वही कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मीठा कम करना है, आपको फाइबर ज्यादा खाना है, फ्रूट की मात्रा बढ़ानी है, आपको अपना पसीना निकालना है, आपको अपना मेडिटेशन करके, ध्यान योग करके तनाव को कम करना है, और आपको नींद अच्छी लेनी है। तो आप बताइए, प्राकृतिक चिकित्सा भी यही कहती है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको स्वेदन करना है, आपको मर्दन करना है, आपको पानी ज्यादा पीना, हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा करनी है, आपको शारीरिक परिश्रम करके पृथ्वी चिकित्सा करनी है, आहार चिकित्सा करनी है। तो बिल्कुल ही आधुनिक या वैज्ञानिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा में 1% का डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस कहाँ है कि हमारे दोनों के सिद्धांत, जो डायग्नोसिस सिद्धांत, तो सेम है किसी बीमारी को पता करने की, लेकिन उसका उपचार अलग है। जैसे वो दवाइयां देंगे जिससे आपकी बॉडी सप्रेस हो, उसको सिम्टम्स को दबाए। हमारी चिकित्सा सिम्टम्स को नहीं दबाएगी, सिम्टम्स को साथ ले लेके उसकी कॉज जो हुई है उसको खत्म करेगी। जैसे अगर आप मोटे हो गए और आपको डायबिटीज हो गई, तो वो चिकित्साएं आपको दवाई देगी शुगर कंट्रोल करने की। हमारी चिकित्सा क्या करेगी? मोटापे को कम करेगी और ऐसे खाद्य पदार्थ को अवॉइड करने की कोशिश करेगी जिससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। तो देखो, वो कॉज बढ़ा रही है, वहां दवाइयां बढ़ती जाएगी, यहाँ पे दवाइयां घटती जाएगी। तो दोनों सिद्धांतों में सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन का सिद्धांत अलग है। प्राकृतिक चिकित्सा आज के समय की प्रभावी चिकित्सा मानी जा सकती है। आप जी बताइए, आप अगर कहीं जाना चाहेंगे अभी, तो क्या आप एक्सरसाइज के लिए जाना प्रेफर करेंगे या किसी आईसीयू में जाके लेट के अपनी चिकित्सा कराना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो पहले एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, फ्रूट अच्छे खाऊंगा, ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा। यानी कि प्रभावी चिकित्सा कौन सी, फर्स्ट चिकित्सा आप कौन सी चुनेंगे इस मामले में? जी डेफिनेटली आप नेचुरोपैथी चिकित्सा चुनेंगे। लेकिन वहां पर दो चिकित्साएं होती है, एक होती है इमरजेंसी की चिकित्सा, एक होती है क्रॉनिक यानी लंबी बीमारी के लिए चलने वाली चिकित्सा। तो डेफिनेट जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, किसी तरह का डैमेज हो जाना, तो उसमें
आधुनिक चिकित्सा का रोल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन उस डैमेज को रिपेयर करने में, उसके साइड इफेक्ट को छोड़ने में साथ साथ भी प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग बढ़ जाता है। इसीलिए दोनों सिबलिंग हो जाती है इमरजेंसी चिकित्सा के अंदर। और बाकी क्रोनिक चिकित्सा के अंदर ओनली और ओनली केवल नेचुरोपैथी चिकित्सा ही प्रभावी है। ये आपका इस प्रश्न का स्पष्टीकरण है कि आपको कैसे दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। जी जी। बहुत ही खूब बेहतरीन अंदाज में आपने हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन मेरा अगला सवाल है कि अगर नेचुरोपैथी इतनी प्रभावी है, तो किन-किन बीमारियों का इससे सफल इलाज किया जा सकता है? और आपकी अब तक की प्रैक्टिस में कौन से ऐसे प्रमुख केस रहे हैं जिनमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा ने चमत्कारिक सुधार किया हो? बहुत आपकी आपका प्रश्न बहुत विचारणीय है, क्योंकि उन लोगों के लिए ज्यादा विचारणीय है जो इस चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा भ्रम रखते हैं। देखिए, बीमारियां दो तरह की होती है अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो। एक होती है संक्रमण की बीमारियां, एक होती नॉन संक्रमण की बीमारी जिसमें संक्रमण नहीं होता। जैसे अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल है तो मुझसे आपको नहीं आएगा, इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है मुझे अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे मुझे कोविड है तो आपको कोविड हो सकता है, इसको कहते हैं कम्युनिकेबल प्रॉब्लम। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावी नॉन कम्युनिकेबल में, यानी कि जो बीमारियां एक से दूसरे में नहीं जाती, जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, पेंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक किडनी डिसीज, एक्यूट किडनी डिसीज, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, एमआई, बायोलेटरल लोअर जॉइंट पेन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आईवीडीपी, क्रॉनिक फैटिग्यू, तो ऐसी बहुत बीमारी जो एक दूसरे में नहीं जाती, उसके लिए प्रभावी चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा। संक्रमण की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा प्रभावी है, लेकिन ऐसे संक्रमण जो क्रिटिकल हो जाते हैं, एग्जाम्पल जैसे पूरे लंग्स में पानी भर गया, सेचुरेशन बिल्कुल 60 या 50 या 40 आ गया है, उस प्रभाव के अंदर दोनों चिकित्सा का समावेश होता है। पर मेरे यहाँ पर तो इतने क्रिटिकल केस आए जिनको हमने आईसीयू से भी ठीक किया है, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकियाटिटिस है, या लंग एम्फाइसीमा है, लंग कार्सिनोमा है, या न्यूरोकेंथोसाइटोसिस है, या जैसे कि बायलैटरल रीनल नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, लेकिन इनकी चिकित्सा करने का, अब आपको कह रहे हो कि नेचुरोपैथी चिकित्सा के बारे में बता रहे, तो ये तो बस नाम बता रहे कैसे ठीक, इसका भी अपना वैज्ञानिक सिद्धांत है। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको पैरासीटामोल दिया, तो आप पूछते हो कि पैरासीटामोल कैसे काम करेगी, डॉक्टर साहब ये भी लिख के दे दो, नहीं लिख के देंगे ना, वो आपके मतलब का नहीं। वैसे ही जब अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं एक किडनी डिसीज को कैसे ठीक करता हूं, तो उसके बहुत सारे साइड पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उनका अल्ट्रासाउंड में सीएमडी का लेवल क्या देखना पड़ता है, क्रिएटिन लेवल क्या देखना पड़ता है, पोटेशियम लेवल क्या देखना पड़ता है, यूरिन क्रिएटिन रेशियो क्या है देखना पड़ता है, क्या वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, क्या वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्या वो एक्यूट किडनी डिसीज है, क्या वो ऑटो इम्यून किडनी डिसीज है। तो ऐसे अलग अलग होता है। अब कोई अगर ये कह दे नेचुरोपैथी में किडनी डिसीज ठीक हो सकती है, तो शायद हो सकता है वो गलत है। नेचुरोपैथी में किडनी डिसीज ठीक नहीं हो सकती तो भी वो गलत है, क्योंकि हर का पैरामीटर, हर का एक माप अलग है। उस सभी को देख के ही हम किसी डिसीज के बारे में, डायग्नोस करने के बारे में बाद में पहुंचते हैं कि हाँ ये हमसे ठीक होगा। अब मैं एग्जांपल और देता हूं। आप किसी न्यूरो वालों के पास गए दिल्ली, उसने बोला ये केस के लिए आप चेन्नई जाइए। उसने ऐसा क्यों बोला? क्या वो ठीक नहीं कर सकता? वो ठीक कर सकता है, पर उसके जो सैद्धांतिक सिद्धांत है वो किसी और को अच्छे से पता है, या उसके जो एसोसिएटेड वेपन्स है वो उसके पास जाते। जैसे पूरे इंडिया में लंग्स का ट्रांसमिशन सिर्फ चेन्नई में होता है, वहीं लंग्स बदले जाते हैं, दिल्ली में नहीं, अहमदाबाद में नहीं, जयपुर में नहीं। ये ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या उनको आता नहीं? ऐसा नहीं। प्रभावी चिकित्सा, प्रभावी जितने वेपन है उनके पास है। तो मेरे हॉस्पिटल में, मेरा 120 बेड का हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर सभी चिकित्सा तंत्र स्थापित है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं इस बीमारी को इस पैरामीटर पे ठीक कर सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डिजीज, चाहे वो हार्ट के हो, किडनी के हो, लीवर के हो, चाहे वो न्यूरो के हो, साइकेट्रिक के हो, तो वो सभी ठीक होते हैं। समय देना होता है, प्रभावी ढंग से चिकित्सा के पहले उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है, तब जाके ये हो सकते हैं। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके इसी जवाब से हमारा अगला सवाल भी निकल कर आता है कि आप नाड़ी परीक्षा में भी विशेषज्ञता रखते हैं, जो कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाड़ी परीक्षा का विज्ञान क्या है और ये कितनी सटीक होती है? क्या इसके ज़रिए बीमारी का पता एलोपैथी टेस्ट से पहले ही लगाया जा सकता है? हाँ, देखिए कि आपने जो प्रश्न पूछा है, तो आप ज्यादा नहीं तो 100 साल अगर पहले भी जाएंगे, तो आधुनिक चिकित्सा, मैं 100 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 साल पहले जाइए,
आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां डॉक्टर के टेबल पे एक टॉर्च रखी होती थी, एक लेंस रखा होता था, एक स्टेथोस्कोप रखा होता था। उससे वो धड़कन चेक करता था, जीभ देखता था, आंखें देखता था, आंखें नीचे करके देखता था, फिर कहता था कि इनमें क्या बीमारी। आजकल वो बंद हो गया। कोई डॉक्टर हाथ तक नहीं देता मोस्टली। ये भी नहीं देखता कि पल्स कितनी है। आज पल्स ऑक्सीमीटर लगा लेते। तो क्या पल्स ऑक्सीमीटर आने से यहां पर जो पल्स चेक करते उसका सिद्धांत चला जाता है? ऐसा नहीं होता। किसी को पीलिया हुआ है तो आप चेहरे से देख के बता दोगे कि इसको पीलिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में पीलापन है। तो इसी तरह से नाड़ी का सिद्धांत है। अब नाड़ी चिकित्सा वैसी ही चिकित्सा है, लेकिन आजकल शॉर्टकट और जल्दी करने के चक्कर में हम टेस्टिंग करवाते हैं। टेस्टिंग करवानी अच्छी बात है, लेकिन नाड़ी, देखो, आप ही देखिए, एक शुगर का पैरामीटर होता है कि 110 खाली पेट होनी चाहिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड का एक ही पैरामीटर है। पर नाड़ी आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग शुगर का पैरामीटर बताएगी। भाई, दुबे जी के लिए शुगर का पैरामीटर 130 होना चाहिए, डॉक्टर गोविंदा के लिए 90 होना चाहिए। क्यों? डॉक्टर गोविंदा एक्सरसाइज 3 3 घंटे करते हैं, खाने में रोटी नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते, तो इनका 90 होना चाहिए। तो दुबे साहब तो रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रसगुल्ला भी खा रहे हैं, जलेबी खाए, तो इनका तो 120 ही होना चाहिए। यही डिफरेंस है नाड़ी परीक्षण में। नाड़ी परीक्षण का मतलब आपका अपना परीक्षण और आपके अपने पैरामीटर, ये नाड़ी परीक्षण में होता है। नाड़ी परीक्षण आपकी पूरी बॉडी को स्कैनिंग करता है, कहीं कुछ गांठ है, कहीं कैंसर है, कहीं कुछ पीसीओडी है, कहीं कुछ डायबिटीज है, थायराइड है, कहीं ब्लॉकेज, उस सबका प्रभावी ढंग से बताती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी सीवी में भी देखा होगा कि मैं बड़े बड़े नेता राजनेता चेक कराने आते हैं। तो मेरे इवन डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। तो आप ही देखिए, हिमसेल्फ इज डॉक्टर, ही वॉज अ हेल्थ मिनिस्टर। तो उन्होंने चीज को देखा होगा, क्रॉस चेक किया होगा, तभी उसके ऊपर भरोसा आता है। नाड़ी परीक्षण करते समय हम आपके बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को देखते हैं, और कहां पर उसके चैनल ब्लॉक होते हैं उसी से हम आपका प्रभाव बताते हैं कि भाई इसमें ये। आपने पहले राजा महाराजों के टाइम पे देखा होगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, हाथों से बताते हैं कि हाँ ये तो प्रेग्नेंट है, या इसे किस तरह की बीमारी है। तो देखिए, जैसे आपके हाथों की तरंगों से मशीन में पता चलता है, पर पता तो हाथों से ही चलता है ना। उसी प्रकार से अगर आपके पास विद्या है उसकी, तो आप सिर्फ हाथों की तरंगों को फील करके पता कर सकते हो कि इसमें क्या चीज। जैसे एग्जांपल मैं बताऊंगा, आप बीपी जब चेक करते हो तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप रख के सुनते हो कि धड़कन कब आई, और यही मशीन चेक करते तो नहीं सुनते। तो आखिर तो देखो, आपने अपनी वैज्ञानिकता से उसको पता किया कि बीपी कितना है, पल्स कितनी है, जेगुलर वेन्स पल्स कितनी है। तो जैसे आपने इसी तरह से नाड़ी का सिस्टम है, तो मशीनें आ जाने से नाड़ी का सिद्धांत पुराना नहीं हो सकता। जिसको पता है वो अच्छे से कर सकता है, नहीं पता तो आप आधुनिक चिकित्सा की पद्धति से अपनी स्कैनिंग करा के करा सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है, ये कोई मिरिकल नहीं है, साइंस है, ये बिल्कुल साइंस है, कोई मिरिकल नहीं, चमत्कार नहीं कि इसके बारे में ज्यादा ऐसा सोचना, अरे नाड़ी परीक्षण कर रहे, नाड़ी परीक्षण कर रहे। ऐसा नहीं, ये कॉमन चीज ही है। जैसे आंखों की टेस्टिंग होती है, जीभ की टेस्टिंग होती है, तो इसको वैज्ञानिक रूप से अगर जिसको आता है वह नाड़ी परीक्षण करके सटीक, जिसको पूरे पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कहीं बैठ के चलते चलो, फिजियोलॉजी सभी पता होनी चाहिए डिटेल में, तभी आप पता कर सकते हो कि ये क्या इम्पल्सेस बताती जी है। ऐसा है। जी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अक्सर लोग नेचुरोपैथी और एलोपैथी को एक दूसरे का विकल्प मानते हैं, लेकिन क्या ये दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं? क्या आधुनिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा को एक साथ अपनाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं? मेरे दृष्टि से देखा जाए तो मैं वापस इसको कहना चाहूंगा कि आधुनिक चिकित्सा का उपयोग तभी होना चाहिए जब आपातकाल हो, यानी इमरजेंसी हो, यानी क्रुशियल और क्रिटिकल कंडीशन हो गई हो। जैसे कोई रोड पे चल रहा है, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो डेफिनेटली पहले आधुनिक चिकित्सा का प्रेफरेंस होना चाहिए। ये खुद डॉक्टर भी कहेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको पूरे भारत को स्वस्थ रखना है तो आप एलोपैथी की तरफ जा ही नहीं सकते। आपको केवल और केवल प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिद्धांत है एक्सरसाइज, सही भोजन, सही विचार, तनाव मुक्त जीवन, सभी प्रकार के पंच महाभूतों का बैलेंस, हैप्पी इंडेक्स, जो आप खुश रहते हो उसको बढ़ा के रखना, अच्छा खाना खाना, टॉक्सिसिटी, जहर को बाहर निकालना, जैसे उपवास चिकित्सक, यही सिद्धांत है। आप ये देखिए, अगर 84 लाख योनियां हैं तो 83 लाख 9 हजार 999, यानी 83 लाख 99 हजार 999 के पास कोई डॉक्टर नहीं है। वो तो अपनी चिकित्सा खुद ही करते हैं, वो तो किसी पैथी की तरफ नहीं मुड़ते हैं।
भगवान ने उनको अपना सेल्फ इम्यून सिस्टम दे रखा है, वैसा सेल्फ इम्यून सिस्टम ह्यूमंस को भी दे रखा है। इसीलिए जितनी भी भारत को स्वस्थ रखना, प्रिवेंट रखना, अगर बीमारी हो जाए तो उसकी स्टार्टिंग एज में उसको दबाना, उसको खत्म करना, प्राकृतिक चिकित्सा एकमात्र विकल्प है। पर जब आधुनिक चिकित्सा की बात आती है तो उसका एकमात्र विकल्प वही होता है जहां पे इमरजेंसी हो, और इमरजेंसी के बाद में उस पेशेंट को प्राकृतिक चिकित्सा में शिफ्ट कर दिया जाए उसकी रिकवरी के लिए। इस तरह से दोनों मिलकर चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन आपको सरदर्द हुआ तो आप आधुनिक चिकित्सा के पास जाना गलत है। आपको थोड़ी थकावट हो गई तो आप आधुनिक चिकित्सा के पास जाना गलत। आप मोटे हो गए तो आप आधुनिक चिकित्सा के पास जाना गलत है। आपका बीपी थोड़ा बढ़ने लग गया तो आपको डेफिनेटली नमक कम करना है, आर वी आर, आपको आधुनिक चिकित्सा का गलत है। लेकिन आप गिर गए, सर फूट गया, तो डेफिनेटली आधुनिक चिकित्सा के पहले जाना है। वो आप सर्जरी करेंगे, सही से उसको रिपेयर करेंगे और वो आपके पास भेजेंगे, फिर आप उसकी रीहैब करेंगे, चलने की एक्सरसाइज करवाना, हाथों को बैलेंस करवाना, वो आप बेटर कर सकते हो। तो देखो, इसको पूरक भी नहीं कहा सकता, कि पूरक तब होता है जब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो प्राकृतिक चिकित्सा उस पर काम करे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये है, पूरक नहीं कह सकते, हर का अपने अपने स्थान पे महत्व है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व ज्यादा है, क्योंकि वह 99% बीमारियों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। इमरजेंसी तो 1% होती है, हर कोई रोज तो गिरता पड़ता नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा को प्रभावी चिकित्सा और प्राइमरी चिकित्सा रखी जाए, आधुनिक चिकित्सा को आपातकालीन चिकित्सा के नाम पे रखा जाए, ये सही सिद्धांत है। जी, जी, जी। इसी बेहतरीन जवाब के साथ हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आजकल महिलाओं और पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। क्या योग और नेचुरोपैथी से इन समस्याओं का समाधान संभव है? क्या आपने इस तरह की किसी विशेष केस पर काम किया है? हाँ, सही कह रहे हो। वैसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें पीसीओडी, पीसीओएस, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा का कम होना, और उनमें भी आजकल पुरुषों में भी थायराइड का बहुत देखा गया है, थायराइड थायराइड की प्रॉब्लम्स का। तो अब ये देखिए कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, लेकिन हार्मोनल डिसऑर्डर्स का कनेक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन से, और ग्रोथ हार्मोन का कनेक्शन होता है फिजियोलॉजी से, और फिजियोलॉजी का कनेक्शन होता है एक्टिविटी से। याद रखिएगा, जिसकी एक्टिविटी जितनी निम्न है उसको हार्मोन इम्बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। यानी जो हार्मोन आपकी एक्टिविटी के लिए निकला है, आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया, आप बैठे रहे, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए प्रभावी ढंग से देखा जाए तो वो औरतें जो गांवों में हैं उनको कभी यूट्रस निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको यूट्रस में गांठें हुई नहीं। उनका एक्टिविटी इतना ज्यादा है, वो खेत पे जा रही है, चारा लेके आ रही है, फिर वापस जा रही है, सुबह जा रही है, दूध लेके आ रही है, फिर वो आटा पीसने जा रही है, खेत में कटाई कर रही है। उनको आज तक यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं आई, और शहरों में महिलाओं के यूट्रस निकाले जा रहे हैं। हर महिला का यूट्रस, दूसरी तीसरी महिला का यूट्रस निकाला जा रहा है। हर दूसरी तीसरी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिविटी, यानी शारीरिक परिश्रम का नहीं होना। प्राकृतिक चिकित्सा यही करती है, वो दो तरह से आपको शारीरिक परिश्रम करवाती है, एक तो योगा के थ्रू, एक एक्सरसाइज के थ्रू। दूसरा, वो आपके ऊपर चिकित्सा करके शारीरिक परिश्रम करवाती है, जैसे ठंडे पानी में अंडर वाटर मसाजेस, कोल्ड हीट बात कराती है, मड बात कराती है, मसाजेस कराती है, सोना बात कराती है, स्टीम। इससे आपकी बॉडी क्रूशियल कंडीशन में जाती है, और वो क्या करती है, अपनी कैलोरी बर्न करती है, अपने हार्मोन्स को प्रेफरेंस देती है। तो ऐसी बहुत सारी चिकित्सा है नेचुरोपैथी में, से थायराइड पैक है, कंठ बस्ती है, गर्भ बस्ती है, ये सभी प्रक्रियाएं आपके हार्मोन को बैलेंस ले जाती है। पुरुषों के अंदर भी है, वो पुरुषार्थ वाला काम करे तो, अगर जो पुरुष पूरे दिन सीट पे बैठा रहता है, पेट बड़ा हुआ है, खाता रहता है, तो उसका पुरुषत्व तो कम हो जाएगा। इसका मतलब उसके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। इसीलिए एक पुरुष को अपना बलिष्ठ शरीर करना है तो उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है। आज के समय में पुरुष और स्त्री की सबसे बड़ी प्रायोरिटी कमी यही है कि वो पूरे 24 घंटे में 1-2 घंटे हार्ड वर्क के लिए नहीं निकालते। अगर वो निकालना शुरू करे तो ये प्राकृतिक चिकित्सा है, वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए अगर हार्मोन बैलेंस करना है तो सबसे पहले अपने रूटीन को बैलेंस करना है। खाना, पीना, सोना, उठना और एक्सरसाइज, इतना कर दिया तो हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। जी, जी, जी। गोविंद जी, अपना कीमती वक्त हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज की बातचीत में डॉक्टर गोविंद कुमार ने हमें बताया कि कैसे योग, प्राकृतिक चिकित्सा और सही जीवन शैली अपनाकर हम बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है उनकी बातें आपको सोचने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।